इन द CUET PYQs। ये हमारा सेकंड लेक्चर है फॉर द सॉल्विंग PYQs। तो आप सभी का स्वागत है और बिना देरी किए वी विल स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिस्ट दी हुई है, प्राइम मिनिस्टर्स का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कब। देखो मोरारजी देसाई जो हैं, अगर इस पूरी लिस्ट में देखो तो उनके PM बनने का दौरान जो 1977 से 79 तक था वो नहीं दिया हुआ है। तो एक ही चीज़ बचती है, क्योंकि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 67 to 69। तो इसका आंसर इनके लिए हो जाएगा थर्ड वन। ठीक है। JC शाह की बात करें तो ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब? 1970 से 71, बहुत ही कम दौरान रहे थे। इन्हीं के बेस एक शाह कमीशन आता है। क्यों आता है? इसे जनता सरकार लाती है आफ्टर द इमरजेंसी। ठीक है, आफ्टर इमरजेंसी लाती है। किस लिए? ताकि वो चेक करें कि कोई एक्सेस, कितना एक्सेस हुआ है इमरजेंसी के दौरान, कितनी गलत चीज़ें हुई हैं, उसको एसेस करने के लिए शाह कमीशन आता है। ठीक है। अब बचते हैं हमारे दो लोग, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। देखो चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों ही 1979 जैन से क्या बनते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 6 महीने बाद यानी जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और वो रहते कब तक हैं? जनवरी 1980 तक। तो ये हाँ होगा फर्स्ट। और जगजीवन राम तभी भी क्या रहते हैं? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये 77 का आधे से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 79 में ही बनते हैं, जनवरी में, दोनों साथ में। बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं चौधरी चरण सिंह। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। EV रामास्वामी नाइकर ऑल्सो नोन एज पेरियावर इज प्राइमरली नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन। इनमें से किस आइडियाज पे प्राइमरी आइडिया उनका क्या था? देखो उन्होंने बोला तो वेमेन सफरेज के खिलाफ भी था कि वेमेन के साथ गलत ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सपोर्ट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स इन इंडिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। एंटी कास्टिज्म एंड रीडिस्कवरी ऑफ द द्रविडियन आइडेंटिटी, इस पे उनका विशेष ध्यान था। ठीक है, एज ही वॉज नॉन ब्राह्मण, तो उसी तरीके का, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम देखने को मिलता था, उनकी सोच धीरे धीरे वैसी बनी और उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, और इसीलिए आज हम उन्हें जानते हैं। तो इसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1879। ठीक है। पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट वन। ठीक है, कॉमनली उनको पेरियार बोलते हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे। ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविड़ कड़गम, जहाँ से बाद में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम वगैरह बनती हैं पार्टियाँ पॉलिटिकल। एंड इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स का आर्किटेक्ट भी माना जाता है। एंड ही फॉलोड लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन इंडिया। 2021 के बाद इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी को किस रूप में मनाती है? तो ये आप याद रख सकते हो एक GK के क्वेश्चन के रूप में, कि तमिलनाडु 2021 से क्या कर रहा है? सोशल जस्टिस डे मना रहा है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, सोशल जस्टिस डे। नाउ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या है? इट वॉज डेडिकेटेड टू द गोल ऑफ गिविंग नॉन ब्राह्मण्स अ सेंस ऑफ प्राइड, कि अपने आप पे गर्व करो। तुम भले ही नॉन ब्राह्मण्स हो, बट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अपने द्रविडियन पास्ट पे गर्व करो। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया। ठीक है। 19 इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और आती है कि काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में कि पेरियार कब एक थीस्ट से एथीस्ट बन जाते हैं? ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया उनकी लाइफ में कि ही बिकेम एथीस्ट? तो ये हुआ था काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट। देखो काशी में विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने वो 1904 में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भोजन कराया जा रहा होता है, इन्हें वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक है, नॉन ब्राह्मण होने के कारण। इस एक तो उन्हें भूख लगी होती है, और इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत क्षति पहुंचती है। ठीक है, कि इस तरीके का हिंदुइज्म में कैसे हो सकता है कि लोगों को आप भगवान के मंदिर में भूखे छोड़ रहे हो, और उनको बाहर फेंका हुआ खाना तक खाना पड़ा भूख के कारण। और इस बात से उनको इतना दुख हुआ कि ही बिकेम एथीस्ट। ठीक है, तो काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट आप याद रखोगे कि 1904 में हुआ था, और इसके बाद वो थीस्ट से एथीस्ट बन गए। उसके अलावा उन्होंने एक टाइमली वीकली निकाला। ठीक है, तमिल वीकली। कब निकाला? 1925 में। हर हफ्ते न्यूज़पेपर टाइप का, जिसमें वो अपने विचार रखते थे। ठीक है, कुदी अरासू। पेरियर ज्वाइंड द INC 1919 में।
ज्वाइन करते हैं और पार्टिसिपेट किस में करते हैं, वाईकोम सत्याग्रह। क्या है वाईकोम सत्याग्रह? तो वाईकोम मंदिर था, कहाँ पर, किंगडम ऑफ त्रावणकोर, आज के केरला में, ठीक है। वहाँ पर इस मंदिर में नॉन ब्राह्मण्स का एंट्री बैन था, ठीक है, वो नहीं आ सकते थे। तो इसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट एजिटेशन में हिस्सा लेते हैं वाईकोम सत्याग्रह में, ताकि लोगों को जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उन्हें भी वहाँ पर जाने दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखोगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, ठीक है, और द्रविड़ कड़गम, सोशल जस्टिस डे, और उनकी थॉट प्रोसेस यू मस्ट रिमेंबर। तो एंटी कास्टिज्म है और रीडिस्कवरी ऑफ द द्रविडियन आइडेंटिटी। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ नागालैंड कब क्रिएट होता है? तो 1963 में क्रिएट होता है। इसकी भी कहानी देखते हैं। देखो, इंडिया के जब इंडिपेंडेंस हो जाता है 1947 में, भारत आज़ाद हो जाता है, तो नागा हिल्स पॉलिटिकल स्टेटस का क्वेश्चन इमर्ज होता है कि भाई क्या करें नागा हिल्स का, ठीक है। तो नागालैंड उस टाइम क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट था जिसको नागा हिल्स बोलते थे 1957 तक। असम स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट रहा वो, द नागा हिल्स। अब नागा नेशनल काउंसिल, जिसको जापू फिजो ने लीड किया, उन्होंने अलग स्टेट की मांग की और आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। द इंडियन गवर्नमेंट हाउएवर मेंटेन द नागालैंड वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा इनके बीच में, इंसर्जेंसी, मिलिट्री जो इंसर्जेंसी है, आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रही है, उसको रोकने के लिए मिलिट्री लगाई जा रही है। लेकिन लास्ट में स्टेट ऑफ नागालैंड वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड कब? 1 दिसंबर 1963, 1963 में स्टार्ट होता है एज द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कब बनती है? 1964 में। तो यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ठीक है। तो 1963 में बनता है। उससे पहले क्या था, स्टेट ऑफ असम का हिस्सा था और एक डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि स्टार्ट होता है 1985 में, एंटी अरक मूवमेंट 1983 में, और चिपको मूवमेंट भी 1980s में ही स्टार्ट होता है, 70s 80s में। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन ये राजस्थान में होता है, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक हिल्स से ये इसका उद्गम है, यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद इसकी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी अगर हम देखते हैं तो देखो 1961 में क्या होता है, सरदार सरोवर डैम का प्रपोजल आता है, ठीक है। 69 में, क्योंकि ये 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, तो कहीं ना कहीं आपस में खींचतानी होगी कि हमें ज़्यादा पानी दे दो, हमें ज़्यादा पानी दे दो। तो इसके लिए क्या होता है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल का गठन होता है, ठीक है। वो 10 साल तक इसको खोजबीन चलती है, ऐसा रिसर्च चलती है, और उसके बाद अपना फैसला देता है ऑन वाटर शेयरिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन के लिए कि किसको कितना पानी मिलेगा वगैरह। अब इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव द नर्मदा मूवमेंट स्टार्ट होता है 1985 में बाय लोकल ट्राइबल्स, फार्मर्स एंड एक्टिविस्ट, और जिसमें जो सबसे फेमस है जिस क्वेश्चन जो है, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ये लोग मिलके क्या करते हैं, लार्ज स्केल जो डैम कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसका विरोध करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसा इनका मानना था। द मूवमेंट विच रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1991। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिलता है कब? 1991 में। किसको? नर्मदा बचाओ आंदोलन को। ये क्या हाईलाइट करता है कि इतने ज़्यादा फॉरेस्ट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हज़ारों लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है, और उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं दिया गया है। आपने ज़मीन तो ले ली उनकी, पर उनको उनका हक, उनको पैसे उस हिसाब से नहीं दिए, ठीक है, फॉर द सरदार सरोवर डैम। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो सरदार सरोवर डैम के लिए। अब एंटी अरक मूवमेंट की बात करें तो ये कहीं एक लिकर की बात है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है ये, जिसमें मेनली विमेन इसके विरुद्ध होती हैं कि भाई ये जो नशा, देशी दारू जिसको बोलते हैं, उसका नशा बैन करने को बोलते हैं वो लोग, एंड अगेंस्ट द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ कंट्री लिकर, ठीक है। ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। कब होता है? 1993 में फाइनली बैन लग भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें, मूवमेंट जो है वो ग्रास रूट कैंपेन चलता है दैट बिगिन इन द अर्ली 1990s लेड बाय द मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। ये राजस्थान में एक संगठन है जो
ग्रास रूट लेवल पे स्टार्ट करता है। वो ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि करप्शन, अगर कोई पब्लिक वर्क में करप्शन है उसको हम उजागर कर सकें। तो एक रूरल स्ट्रगल कहीं ना कहीं एक नेशनल मूवमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से बाद में आप सभी को पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास होता है, जो कि क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन एम्पावरमेंट, कि आपको कोई भी जो आपको जानना है कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, आपको पूछना है कि भाई इस ये अगर आप रोड बना रहे हो तो हाँ जी कितने पैसे लगे, कब इसका जो है कि टेंडर पास हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से थ्रू आरटीआई ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी तरह तरह के डिपार्टमेंट से आप लोग ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अब चिपको मूवमेंट की बात करें तो इट बिगेन इन 1973, ठीक है, इन द गढ़वाल रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उत्तराखंड। ये कैसे होता है, क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को पेड़ों को काटने का अधिकार दे देती है एक जगह पे, और इसके बाद लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं कि उसके विरुद्ध हो जाती हैं। विलेजर्स प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी प्रोटेस्ट को कोई सुनता नहीं है, तब वो एक्ट करते हैं। और इसमें दरसोली और दसोली भी बोलते हैं, ग्राम स्वराज्य संघ था एक गांव का, ठीक है, वो उन लोगों ने स्टार्ट किया, लोकल ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने पीपल बिगिन हगिंग ट्रीज, ठीक है, उनको गले लगा के खड़े हो गए कि भाई हम तो नहीं काटने देंगे जी, इसीलिए इसको चिपको बोलते हैं कि चिपक गए जी पेड़ से। ठीक है, इनमें 4 नाम आपको दिख रहे हैं, चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, धूम सिंह नेगी, ये 4 नाम फेमस हैं। ठीक है, जैसे गौरा देवी जो थी वो रेनी विलेज, जिन्होंने फाइनली प्रोटेस्ट, जो मेजर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है रेनी विलेज से, तो गौरा देवी उसमें फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं, चिपको मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को वापस होना पड़ता है कि जी ठीक है, नहीं कर रहे हम ये चीज़, नहीं, पेड़ की कटाई नहीं होगी, फॉरेस्ट साफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी इससे रिलेटेड एक साइलेंट वैली मूवमेंट होता है। कहाँ पे, साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट कहाँ है, केरला में है। ठीक है, वहाँ पर भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात होती है उस टाइम, और उससे उसका विरोध इसलिए होता है कि वो पूरा का पूरा जो रेन फॉरेस्ट है वो डूब जाएगा। ठीक है, अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इतना प्रेशर आया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इंटरवीन करना पड़ा, और प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया 1983 में, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क बन गया, जो कि 1985 में इनॉग्रेशन हो गया उसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कि ये क्या है, कब हुआ। ठीक है, तो 1985 में ये ख़त्म, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया और इसको बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट एक एपिको मूवमेंट भी होता है, बिगिन इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर भी लोकल्स क्या करते हैं, ट्रीज़ को हक करते हैं, जैसा उत्तराखंड में देखने को मिला, और डिमांड क्या रखते हैं कि भैया डिफॉरेस्टेशन बंद करो, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ अब आप पहले पढ़ चुके हो ये सारे आंदोलन, तो आपको दिख रहा होगा कि मेधा पाटकर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्योंकि चिपको आंदोलन जो आपने देखा 70s में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, नर्मदा बचाओ वो एमपी और महाराष्ट्र और गुजरात, मेनली सरदार सरोवर डैम पे हो रहा है, एंटी अरक मूवमेंट आंध्र प्रदेश में हो रहा है, और बिहार भारतीय किसान यूनियन, तो भारतीय किसान यूनियन आपका फॉर्म होता है 1987 में। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो इसको बनाते हैं, ताकि पूरे के पूरे देश के जो भी किसान हैं, अगर उनकी कोई समस्या है तो उसको रखने के लिए एक यूनियन का गठन करते हैं। ठीक है, नाउ हु इज़ द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी किसकी, अब देखो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव है, मुलायम सिंह यादव की कौन सी है, जो अखिलेश सिंह यादव हैं यूपी में, तो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, कांसी राम हैं जिन्होंने कि 1984 में किसका गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। ठीक है, अब ममता बनर्जी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है इनकी पार्टी। लालू यादव की बात करें तो आरजेडी है, कहाँ पे, बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कांसीराम, 1984 में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। नाउ अब ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि गिवन मेड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इन द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s। मतलब कुल मिला के राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो रहा है, यहाँ पर मंडल इशू आ रहा है, मतलब ओबीसी जो रिजर्वेशन हुआ वो आ रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कब हारी है, अयोध्या का जो डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो डिमोलिश हुआ अयोध्या में, जहाँ पर आज राम मंदिर बना है, तो वो चीज़ें कब हुई, देखो ये तो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है,
असैसिनेशन कब होता है इनका? 1991। और राइज ऑफ मंडल इशू, तो मंडल इशू तो राइज हो जाता है बहुत पहले से, लेकिन इनको मेजर अगर हम इस पर बात करें काम की, तो वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट काम करती है और ओबीसी रिजर्वेशन देती है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी 1991 में आते हैं। कांग्रेस पार्टी की हार कब होती है? 1989 में। ठीक है, अगर डिफीट बोलें तो कांग्रेस पार्टी की डिफीट कब होती है? 1989 में। इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। देखो, 9th लोकसभा इलेक्शंस इंडिया में कब होते हैं? नवंबर 1989 में। इस टाइम क्या होता है कि एक हंग पार्लियामेंट बनती है, वेयर द इनकम्बेंट आईएनसी लेड बाय राजीव गांधी, जो इससे पहले थे राजीव गांधी, वो मेजोरिटी हार जाते हैं। तो वीपी सिंह जो जनता दल के होते हैं, वहाँ के सपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है नेशनल फ्रंट की, जिसको बीजेपी भी सपोर्ट करती है, लेफ्ट पार्टीज भी सपोर्ट करती है। ठीक है, अब जो 1990 में मंडल कमीशन की बात करें, तो मंडल कमीशन वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। कब बना था? मोरारजी देसाई की सरकार ने, जनता गवर्नमेंट की जनता पार्टी की सरकार ने कब बनाया था? 1979 में इसको बनाया था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 31 दिसंबर 1980 को, लेकिन अगले 10 साल कोई काम नहीं होता इस पर। अब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रिकमेंडिंग 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। अब इस डिसीजन का क्या मुद्दा था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को के अपलिफ्टमेंट के लिए ये चीज़ हुआ। इसका वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुआ, बट ये चीज़ लागू हो गई। नाउ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर हम राजीव गांधी के असैसिनेशन की बात करते हैं, तो वो कब हुआ? 21 मई 1991। 1991 के जो इलेक्शंस चल रहे थे, उस दौरान जब वो कहाँ पर गए हुए थे? श्री पेरुम्बदूर, तो वहाँ पर उनका असैसिनेशन हो गया। ठीक है, तो 21 मई 1991 को, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात करें, तो वो किसकी सरकार में आया? जब 1991 के इलेक्शंस हो गए, तो कौन जीता? दोबारा से कांग्रेस जीती। प्राइम मिनिस्टर कौन बना? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं 2004 से 14 तक। ठीक है, तो इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन लाते हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाते हैं, और यहाँ से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब बाबरी मस्जिद की बात करें, जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, 16th सेंचुरी मॉस्क है ये अयोध्या में, जिसको कि डिस्ट्रॉय किया गया 6 दिसंबर 1992 को बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट ऑफ द वीएचपी एंड एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये सारा आपने क्रोनोलॉजी देख ली, समझ ली। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिक्किम प्रजामंडल? का फाउंडर कौन था? तो देखो, मैरी कॉम को तो आप सभी जानते हो, बॉक्सर हैं। तो इसका आंसर है काजी लेंडुप डोरजी। ठीक है, तो सिक्किम अगर आ रहा है, तो सिक्किम की भी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। ठीक है, अब सिक्किम में एक किंगडम स्थापित होता है, नामग्याल डायनेस्टी जिसको बोलते हैं। तो 3 तिब्बती लामाज जो होते हैं, ठीक है, वो किसको क्राउन करते हैं? फर्स्ट चोग्याल किंग को 1642 में, फुनसोग नामग्याल को। बाद में ट्रीटी ऑफ तुमलोंग से 1861 में वो एक प्रोटेक्टोरेट बन जाता है ब्रिटिश का। ठीक है, तो ब्रिटिश उन पर कंट्रोल करेंगे, ऑफिशियली भले ही रूल ना करें, लेकिन चोग्याल अपना कंटिन्यू करेंगे ऑन टू पावर। ठीक है, और जो बाहरी जो बाकी कंट्रोल होगा वो ब्रिटेन के पास होगा। इसके बाद इससे पहले एक ट्रीटी ऑफ तितालिया भी होती है, जिसमें कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कुछ कमर्शियल और पॉलिटिकल एडवांटेजेस पहले ही सिक्किम में मिल जाते हैं। और फिर बाद में ट्रीटी ऑफ तुमलोंग होता है, जिसमें कि ये हो जाता है कि ब्रिटिश विल बी हैविंग कंट्रोल ऑन दिस। नाउ इसके अलावा कैलकाटा कन्वेंशन ऑफ 1890 होता है, जिसमें कि सिक्किम और तिब्बत का जो बॉर्डर था उसको चाइना एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, किंग चाइनाज इंपीरियल एसोसिएट रेजिडेंट जो तिब्बत में होते हैं, और वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन, ये साइन करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जी, ये है बाउंड्री। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? वहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी थी, वहाँ पे भूटियाज हैं, लेपचाज हैं और नेपालीज हैं। नेपालीज मेजॉरिटी में है। लेड टू अर्ली डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटीग्रेशन विद इंडिया, कि अब तो भाई डेमोक्रेसी चाहिए और इंडिया के साथ इंटीग्रेट करो। तो उसके लिए फिर सिक्किम स्टेट कांग्रेस, प्रजामंडल एंड प्रजा सुधारक समाज टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। 1950 में इंडो सिक्किम ट्रीटी फॉर्मली बनती है, और उस टाइम वो इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन जाता है कि हाँ भाई, आपके डिफेंस वगैरह सब हम देखेंगे, लेकिन प्रॉपरली आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अब 1973 में क्या होता है? एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट्स चालू हो जाते हैं। ठीक है, और रॉयल पैलेस को घेर लेते हैं डेमोस्ट्रेटर कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो छोग्याल जो थे, जो किंगडम था इनका, ये फोर्स्ड हो जाते हैं कि इन्हें इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई आओ और बचाओ हमें।
तो फिर क्या होता है, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, चोग्याल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेजर सिक्किमीज पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। बाद में 74-75 में रेफरेंडम होता है, मोनार्की एबॉलिश कर दी जाती है और फाइनली सिक्किम इंटीग्रेट हो जाता है इंडिया के साथ। तो 1974 के इलेक्शंस होते हैं, उसमें काजी डोरजी, जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि प्रजामंडल किसकी थी, किसने शुरू की थी, सिक्किम कांग्रेस यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी से जीतती है। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि मोनार्की को सिर्फ एक टाइटुलर रोल दिया जाता है कि हाँ भाई पद है बस आपका। और 1975 में क्या होता है कि एक रेफरेंडम होता है जिसमें 97% लोग कहते हैं कि भैया मोनार्की ख़त्म करो और इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ। और इसी की बदौलत 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है जिसमें कि सिक्किम को 22वां राज्य हमारा घोषित किया जाता है। और प्रेसिडेंट फ़खरू अली अहमद जो थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, वो एसेंट देते हैं और मर्जर हो जाता है 16 मई 1975 को। अब काजी लेंडुप डोरजी की बात करें तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है सिक्किम में, क्योंकि इन्होंने सिक्किम प्रजामंडल स्टार्ट की, बाद में सिक्किम स्टेट कांग्रेस, ठीक है, बाद में सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी 1962 में, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इन सिक्किम काउंसिल लुक्ड आफ्टर ये। और मेन जो है कि यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन विद इंडिया, ठीक है। इनको पद्म विभूषण भी 2003 में दिया जाता है। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th लोकसभा इलेक्शंस वर कन्वीन्ड इन द ईयर, किस टाइम पे 14th लोकसभा इलेक्शंस किए जाते हैं। तो आपको ये लिस्ट दिख रही होगी पूरी की पूरी, शुरू से लेके फर्स्ट लोकसभा से लेके 14th तक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कौन कब लोकसभा चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस, और कब कौन प्रधानमंत्री बना है, ठीक है। तो इसका 14th लोकसभा का क्या है, 2004 रहेगा, ठीक है। 2004 में कौन जीता था, यूपीए सरकार बनाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 से 2004 तक रहती है। उनकी हार के बाद यहाँ पर यूपीए यानी आईएनसी सरकार बनाती है और वो रहते हैं 2014 तक, ठीक है। तो अब अगर आप फर्स्ट लोकसभा देखोगे तो देखो पहले जनरल इलेक्शंस में सेकंड में कौन जीता है, नेहरू, थर्ड में भी कौन होता है, नेहरू, लेकिन नेहरू की डेथ हो जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर उनकी भी डेथ हो जाती है, फिर इंदिरा गांधी, और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में जनता पार्टी की सरकार बनती है आफ्टर दी दिस इमरजेंसी, ठीक है, जो कि 75 से 77 तक रहती है। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी आती है और यहाँ पर कंटिन्यूसली लोकसभा। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 18th लोकसभा जो है वो 2024 में जो अभी चल रही है दैट इज़ 18th लोकसभा। और आपको ये भी पता है कि पिछले कई सालों से दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन, ये हर 5-5 साल पे चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि 18th लोकसभा अभी चल रही है, तो 2004 में या 1999 में क्या चल रही थी, हाँ यहाँ पर बहुत सारी हो गई क्योंकि हंग पार्लियामेंट होती थी, सपोर्ट मिलता था फिर हट जाता था। फॉर एग्जांपल 11th लोकसभा में आप देखोगे 3 प्रधानमंत्री रहे एक एक करके, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच डी देवी गौड़ा, फिर आई के गुजराल, फिर 98 के इलेक्शंस होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, पर यहाँ भाई 13 महीनों की सरकार होती है और अगेन गिरने के बाद फिर क्या होता है, दोबारा वाजपेयी, बीजेपी जीतती है, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस बार 5 साल चलाने के बाद फिर वो कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। तो 18th लोकसभा अभी चल रही है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। देखो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हम पहले भी अभी देख चुके हैं, बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनती है, ठीक है। कब होता है ये, 1979 में, और ये रिपोर्ट अपनी देता है 31 दिसंबर 1980। अब ये 31 ही होगा या दिसंबर होगा, जस्ट फोकस ऑन दिस कि 1979 से 1980 2 साल लगते हैं इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, ठीक है। अब इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोला जाता है, लेकिन ये लागू कब होता है, वीपी सिंह की सरकार में, ठीक है। कब होता है, 1989-90 में, ठीक है, इस टाइम लागू किया जाता है। अब ये देखो आप कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं, ये कब बनता है, 1 जनवरी 1979 को, ठीक है, बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बीपी मंडल इसको चेयर करते हैं, इसलिए मंडल कमीशन बोला जाता है। इसका पर्पज़ क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो कौन है, ठीक है, और उनके एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो बाद में 10 साल बाद प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो है 1990 में इसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं और 27% का रिजर्वेशन मिल जाता है। अब आप फर्स्ट, जब सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का पूछा है तो फर्स्ट भी देख लो आप। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बनता है, 1953 में काका कालेलकर कमीशन
बनता है 1953 में। ये पहला था जिसको बोला गया था कि आप बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई करो, जो कि एससी और एसटी से अलग जो लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं, उन्हें नेशनल लेवल पे ढूंढो। पर इनको इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो क्लियर नहीं थे, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको फर्स्ट भी पता लग गया 1953, सेकंड पता लग गया 1979 में बनता है, और इसके रिकमेंडेशन वीपी सिंह सरकार 1990 में जो है कि इम्प्लीमेंट कर देती है। ठीक है, तो ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं अगेन विद द नेक्स्ट 10 PYQs in the next lecture. So thank you for watching. Have a nice day.